गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीसीएस में अभी तक 60 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 61। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, उसमें ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के ही होंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 61 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएस के प्रश्न यूपीपीसीएस की सीरीज़ के नाम से चल रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं सारे। तो पहला प्रश्न है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी नेशनल पार्क जैसे नीलगिरी ताहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, गोवा में। नीलगिरी ताहर पे हमने कई बार प्रश्न बनाए टेस्ट सीरीज में, तो कहाँ हो सकता है ये है तमिलनाडु में। ये है इसका आंसर। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है, और यह है मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक। देखिए, यह पार्क, इसकी प्रमुख प्रजाति नीलगिरी ताहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह पार्क कौन सा? मुकुर्थी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। आपकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा, इरडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इरडा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रश्न बनते हैं इरडा से। देखिए, इरडा एक संवैधानिक निकाय है। यह वाणिज्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह बीमा उद्योग के विकास को विनियमित और उसका अनुरक्षण करता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। कौन सा होगा इसमें? देखिए, सारे तो करेक्ट है नहीं है, क्योंकि इरडा एक संवैधानिक निकाय तो है नहीं, वैधानिक निकाय है। वाणिज्य नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीमा उद्योग के विकास को विनियमित और उसका अनुवीक्षण करता है। सी वाला केवल सही है, तो सी है इसका आंसर। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा अधिनियम 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ना कि संवैधानिक और वाणिज्य मंत्रालय। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि वर्ष 1999 में स्थापित इरडा बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित एक विनियामक निकाय है। सी वाला सही है। यह बीमा संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को विनियमित और निगरानी करता है, तो तीसरा करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है ये पॉलिटी का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 76, 148, 226, आर्टिकल 105। कुछ संविधान के अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत प्रश्न बने उनसे। जैसे कि अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है इसमें, तो ये तो है नहीं। 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 226 में स्टेट के जो उच्च न्यायालय हैं उनको रिट जारी करने की शक्ति है 5 प्रकार की, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 105, 105। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार होते क्या हैं? संसदीय विशेषाधिकार वे विशेषाधिकार हैं, वे अधिकार हैं, वे उन्मुक्तियां हैं। संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां एवं छूट हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समिति और उनके सदस्यों को प्राप्त है। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित हैं। इन विशेषाधिकारों के तहत संसद राज्यों को अपने कर्तव्यों के दौरान किए गए किसी भी बयान या किए गए किसी भी कार्य के लिए, दिए गए किसी भी बयान या किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व से छूट दी गई है इनको। ठीक है, लेकिन आपराधिक दायित्व इसमें शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 105 याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण रेड शिफ्ट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या है गुरुत्वाकर्षण रेड शिफ्ट? अंतरिक्ष में गति के कारण किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरते समय प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, या जैसे जैसे कोई वस्तु किसी विशाल खगोलीय पिंड के पास पहुंचती है तो उसकी गति में वृद्धि होती है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी विशाल वस्तु के चारों ओर प्रकाश का झुकना।
यूपीएससी सिविल सेवा के बड़े फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न, सीधे सीधे लिख देगा और 4 विकल्प दे देगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरते समय प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, सी है इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट जो है आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है। जब प्रकाश किसी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर गुजरता है, जैसे किसी ग्रह या तारे जैसे विशाल खगोलीय पिंड के पास से, तो इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यही कारण है कि इसे गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट कहा जाता है, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला नासा का जूनो अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह। नासा का था क्यूरोसिटी रोवर, वो तो मंगल ग्रह से था। नासा का है केशिनी, बहुत पूछते हैं उसको एग्जाम में, वो शनि ग्रह से है। ठीक है, शनि शनि। और जूनो जो है वो बृहस्पति ग्रह से है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, जूनो एक सौर ऊर्जा संचालित नासा का अंतरिक्ष यान है जो विशाल ग्रह बृहस्पति के चारों ओर लंबी लूपिंग कक्षाएं बनाता है। जूनो को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था और अंतरिक्ष यान ने वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचने से पहले लगभग 3 अरब किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, और न्यूज़ में है ये जूनो, क्योंकि जूनो ने 31 जुलाई 2023 को बृहस्पति और उसके ज्वालामुखीय चंद्रमा आयो की, सबसे ज़्यादा चंद्रमा इस समय ये उपग्रह किसके हैं? सैटेलाइट बृहस्पति के ही है ना। तो आयो की एक उल्लेखनीय छवि कैप्चर करते हुए बृहस्पति के करीब 53वीं फ्लाईबाई को पूरा किया। फ्लाईबाई क्या होती है? किसी यान द्वारा एक निर्दिष्ट लक्ष्य या स्थिति के नज़दीक से गुजरना। ठीक है, तो आयो है उसका सैटेलाइट एक बृहस्पति का। अब आगे देखते हैं। आयो जो सैटेलाइट है, आयो अपनी तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों विस्फोटित ज्वालामुखी से पिघला हुआ लावा और सल्फ्यूरस गैसें निकलती हैं। यह आयो जो है वो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है और ज्वारीय रूप से बृहस्पति से बंधा हुआ है, तथा लगभग 1.8 पृथ्वी दिनों में अपनी धुरी पर और बृहस्पति के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, तो बृहस्पति से रिलेटेड ही होगा वो। सूर्य से 5वें स्थान पर बृहस्पति ग्रह अब तक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक विशाल है ये। बाकी बृहस्पति की बात करें, शनि की बात करें, यूरेनियस, नेपच्यून की बात करें, इनको जोवियन या गैस जॉइंट कहा जाता है। जोवियन ग्रह या गैस जॉइंट कहा जाता है, जो बाह्य पट्टी में आते हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया है मैंने। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ये गैसीय ग्रह हैं चारों के चारों। इसके बाद एक प्लूटो आता था किसी ज़माने में, वर्ष 2006 में उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 से कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 हैं। उससे पहले कितने थे? 9 थे। क्वेश्चन नंबर 6 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता खगोलीय भौतिकी प्रणालियों, विशेष रूप से आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहीय प्रणालियों जैसे आकाशीय पिंडों में घटित होती है। गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता। दूसरा स्टेटमेंट है, कम स्थिरता वाली सर्पिल आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण अस्थिरताएं बड़ी मात्रा में गैस को कुशलतापूर्वक तारों में परिवर्तित कर देती हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, बिल्कुल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता एक मौलिक भौतिक घटना को संदर्भित करती है जो खगोल भौतिकीय प्रणालियों, विशेष रूप से आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहीय प्रणालियों जैसे आकाशीय पिंडों में घटित होती है। तो करेक्ट हो गया पहला। ये अस्थिरताएं गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होती हैं और इन ब्रह्मांडीय कार्यप्रणालियों की संरचना, विकास, गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब गैस का तारों में रूपांतरण। कम स्थिरता वाली सर्पिल आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण अस्थिरताएं बड़ी मात्रा में गैस को कुशलतापूर्वक तारों में परिवर्तित कर देती हैं। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट।
इस प्रक्रिया के कारण इन आकाशगंगाओं में गैस भंडार कम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है। जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। एशियाई हाथी वर्तमान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखिए, हाथी गलियारा कल जो आरओ का हमने टेस्ट किया था उसमें करंट अफेयर्स का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है। अकेले पश्चिम बंगाल में 26 हाथी गलियारे हैं और जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में ही रहती है पूरे विश्व में। और देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या, भारत के परिदृश्य से बात करें तो स्टेट कर्नाटक ही है। बाकी एशियाई हाथी वर्तमान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, वो केवल संकटग्रस्त है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है अफ्रीकन हाथी, तो डी गलत है। संकटग्रस्त को लुप्तप्राय भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त और लुप्तप्राय एक ही बात है। देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न, जनरल साइंस के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न एग्जाम हॉल में एक बार इंग्लिश में भी उसका रूपांतरण हल्का सा देख लिया कीजिए, क्योंकि शब्दों के हेर फेर हो जाते हैं। तो डी गलत है फिलहाल यहाँ। अब हाथी गलियारा क्या है? हाथी गलियारों को भूमि के एक खंड के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हाथियों को दो या दो से अधिक अनुकूल आवास स्थानों के बीच आवागमन में सुलभता प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी हाथी गलियारा रिपोर्ट के अनुसार 26 गलियारों के साथ पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, शीर्ष पर है, जो कि कुल गलियारों का कितना प्रतिशत है? 70% है। तो पहला वाला सही है। हाथी प्रमुख प्रजाति के साथ साथ भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु भी है। देखिए, भारत में एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। देश में हाथियों की संख्या 30,000 से अधिक होने का अनुमान है, तो दूसरा वाला सही है। और भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कहाँ रहती है? कर्नाटक में है, तो तीसरा वाला भी सही है। अब हाथियों की संरक्षण स्थिति के बारे में बात करें तो प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन CMS के परिशिष्ट वन में हाथी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में देखें तो जो एशियाई हाथी है वो लुप्तप्राय है, यानी संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। जो कि अफ्रीकन वन हाथी है वो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ठीक है, एशियाई हाथी तो संकटग्रस्त है, अफ्रीकन वन हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो अफ्रीकी सवाना हाथी है वो भी संकटग्रस्त है। तो अफ्रीकी सवाना हाथी भी इंडेंजर्ड, एशियाई हाथी भी इंडेंजर्ड, अफ्रीकी वन हाथी वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर पर वैश्विक रिपोर्ट का नाम क्या? द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप विश्व में किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा है वायु वर्ग? 35 से 70, 30 से 50, 20 से 59 या 30 से 79? बी को तो हटा ही दीजिए। देखिए, 30 से 79 आयु वर्ग। ठीक है, 30 वर्ष से 79 वर्ष, तो ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह उच्च रक्तचाप के विश्वव्यापी प्रभावों पर WHO की पहली रिपोर्ट है, जिसे सामान्यतः हाइपरटेंशन कहा गया है। वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2019 के बीच उच्च रक्तचाप के मामलों की संख्या 650 मिलियन से दोगुनी होकर 1.3 बिलियन हो गई है। उच्च रक्तचाप वर्ष विश्व में 30 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 33% वयस्कों को प्रभावित करता है विश्व के, यानी 1/3 आबादी को हार्ट अटैक आ रहा है दुनिया की। भारत में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वैश्विक औसत 31% से थोड़ी कम है।
क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर्स का प्रश्न है। पीएम वाणी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क से, बाजार में कम कीमत पर दैनिक राशन की उपलब्धता, बीपीएल परिवार के बच्चों को मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, वाणी में है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, तो इंटरनेट से रिलेटेड है। कौन सा इंटरनेट से रिलेटेड है? यहाँ सी है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क से, सी है इसका आंसर। तो वाणी, वाणी का फुल फॉर्म है पीएम वाणी। पीएम वाणी मतलब प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च की गई पीएम वाणी देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल संरचना, संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट तक पहुंच में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। देखिए, पीएम वाणी भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुदरा व थोक दुकानदार, चाय की दुकान वालों, किराना स्टोर वालों के जो मालिक हैं उनको सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा प्रदाता बनाकर ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। 10वां प्रश्न करंट अफेयर्स का है। हाल ही में समाचारों में रहे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी, जो कि 11 मई को मनाया जाता है, और पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिए जाएंगे, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के घटक पुरस्कारों में एक प्रमाण पत्र, एक पदक और एक नगद पुरस्कार शामिल है। भारतीय मूल के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है। कल जो आरोप की हमने सीरीज लगाई थी, जो टेस्ट लगाया था, उसमें यह प्रश्न था कि भारत सरकार एक नया पुरस्कार शुरू करने जा रही है, उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। इसकी घोषणा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी, जो कि 11 मई को मनाया जाता है, और ये पुरस्कार दिए जाएंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी 23 अगस्त को। तो पहला वाला सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार घटक के पुरस्कारों में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक पदक दिया जाएगा, लेकिन कोई भी धनराशि इसमें नहीं दी जाएगी। पद्म पुरस्कारों में तो दी जाती है, इसमें नहीं दी जाएगी। तो नगद पुरस्कार कोई है ही नहीं इसमें, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और भारतीय मूल के व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। तो सही पूछा है, सही तो पहला ही है केवल, दूसरा तीसरा जहां जहां है उसको हटा दीजिए, तो केवल एक ही इसका सही हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की श्रेणी के तहत 56 पुरस्कारों को शुरू करने की घोषणा की है। 56 पुरस्कारों को शुरू करने का निर्णय लिया है। इन 56 पुरस्कारों में 3 हैं विज्ञान रत्न पुरस्कार, 25 हैं विज्ञान श्री पुरस्कार, और 25 ही है युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और 3 है विज्ञान टीम पुरस्कार। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी, और वर्ष 2024 से ये पुरस्कार 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगले साल से होने वाला है ऐसा। तो पहला कथन सही हो गया। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के समान इन पुरस्कारों में कोई नगद घटक शामिल नहीं होगा, तो दूसरा वाला गलत हो गया। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 विज्ञान संबंधित क्षेत्रों में दिया जाएगा, और भारतीय मूल के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। तो तीसरा वाला गलत हो गया, केवल पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, स्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या झारखंड? भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है, ये है इसका आंसर। देखिए, यह छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। इसका यह नाम 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर के नाम पर रखा गया, जो मंदिर के पास स्थित है। इसका यह नाम 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर के नाम पर रखा गया। ठीक है, और यह भोरम देव मंदिर के पास ही स्थित है अभयारण्य। इसकी सीमा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ लगती है, जो इसे मध्य भारत में बाघों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान बनाता है। तो विकल्प ए करेक्ट है। बारह प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रहा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसके नाम से ही करेक्ट कर ले जाओगे।
ठीक है, इस तरह के नाम राजस्थान में ही होते हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, इसलिए न्यूज़ में है ये। बाकी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। यह भारतीय भेड़ियों, चार सींग वाले मृग और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। यह व्हील, गरासिया जैसी स्वदेशी जनजाति और खानाबदोश रायका चरवाहों का भी घर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रसायन संश्लेषक जीवाणु अपनी ऊर्जा अकार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। रसायन संश्लेषक जीवाणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह सकते। कौन सा इसमें सही है? देखिए, रसायन संश्लेषक जीवाणु अपनी ऊर्जा अकार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना जीवित रह सकते हैं, यही तो इनकी खास बात है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। देखिए, जीव मंडल के भीतर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा आमतौर पर सूर्य से आती है, लेकिन रसायन संश्लेषक जीवाणु यानी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में अकार्बनिक अणुओं का उपयोग करते हैं और उन्हें कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला सही है। पौधों के विपरीत केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के बजाय अकार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करने के लिए अमोनिया, आणविक हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड और लौह जैसे अकार्बनिक अणुओं का उपयोग करते हैं। अधिकांश केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी प्रवेश करने में असमर्थ होती है और जिन्हें अधिकांश ज्ञात जीवों के लिए अमानवीय माना जाता है। जिन्हें का मतलब यहाँ उस वातावरण से है। क्वेश्चन नंबर 14 इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को और किसी राज्य के राज्यपाल को अदालती कार्यवाही से छूट प्राप्त है, यानी इन दोनों को अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। भारत के राष्ट्रपति तो भारत के प्रथम नागरिक हैं, और किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन? राज्य का राज्यपाल। कौन सा आर्टिकल हो सकता है वो? 323 में तो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण तो ये तो होगा नहीं, ये है अनुच्छेद 361। बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 अदालत कौन सी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, किसी स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 अदालत को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। यह आर्टिकल उन्हें अदालती कार्यवाही से छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संविधान केंद्र, हाँ सही है। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित करता है? तो पहला पढ़ते हैं। संसद यानी हमारी पार्लियामेंट न केवल भारत के भीतर क्षेत्रीय कानून बना सकती है, बल्कि अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून भी बना सकती है जो दुनिया भर में भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी भारतीय किसी भी देश में जाए तो भारतीय कानून लागू होगा जो उसके लिए बनाया गया होगा। देखिए, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते, सिवाय इसके कि जब राज्य और वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो। बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें पढ़ने से ही ठीक लग रही हैं, तो सी है होगा इसका आंसर, यानी ये दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, संसद यानी हमारी पार्लियामेंट भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो फिलहाल भारत के क्षेत्र में शामिल हैं। एक राज्य विधायिका पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते, सिवाय इसके कि जब राज्य और वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो। संसद की बात करें, संसद अकेले ही अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है,
इस प्रकार संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और पेड ग्रुप में वो आपको मिलेगी। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।